हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी लेसन जो हमारा चैप्टर 10 है कम्युनिटी के अंदर, उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो भाई जिसका नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हमारा आ जाता है इंट्रानेंटल केयर। तो इंट्रानेंटल केयर हमारी किसे बोला जाता है? तो इन्होंने बताया भी इंट्रानेंटल केयर या फिर नेंटल केयर जो होती है ये हमारी मदर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो जो मदर होती है जब डिलीवरी का जो टाइम होता है तब दी जाने वाली जो हमारी केयर होती है वो इंट्रानेंटल केयर के अंदर आ जाती है। इट बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ लेबर एंड विद द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो ये जब लेबर पेन हमारे स्टार्ट होते हैं तब से लेकर के और तीसरी लेबर स्टेज होती है ना, तब तक ये हमारा चलता है। और उद्देश्य क्या होते हैं इंट्रानेंटल केयर के, क्या इंश्योर किया जाता है इस केयर के अंदर? तो सबसे पहले इन्होंने बताया है द मदर रिसीव द बेस्ट अवेलेबल केयर ड्यूरिंग लेबर। तो भाई इसमें माँ और बच्चे को जो है बिल्कुल सुरक्षा महसूस की जाती है, सुरक्षित महसूस किया जाता है। और मदर को जो है बेस्ट से बेस्ट और जो वहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से पूरी की पूरी केयर जो है लेबर पेन जब होते हैं तब दी जाती है, यानी कि प्रसव के समय, डिलीवरी के समय। ठीक है। दूसरा इसमें क्या किया जाता है, प्रिवेंट की जाती है माँ और बच्चे का किसी भी तरीके की बीमारी होना है, किसी भी तरीके की जो मृत्यु दर होती है उसको कम किया जाता है, उसकी रोकथाम की जाती है कि ना तो बच्चे को किसी प्रकार की चोट लगे और जो है किसी भी कोई भी जोखिम या खतरे वाली जो चीजें हैं उन सभी चीजों को रोका जा सके। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया द प्रिंसिपल ऑफ द गुड इंटरनेंटल केयर। तो हमारे जो सिद्धांत है अच्छी इंटरनेंटल केयर के, उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा थ्रो एसेप्सिस। तो सबसे पहले एसेप्सिस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हर केयर और हर प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए ये, जिसमें मतलब कि किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाए जाने वाले जो हमारे मेथड किए जाते हैं। नेक्स्ट इनका आ जाता है डिलीवरी विद द मिनिमम इंजरीज टू द इन्फेंट एंड मदर। तो इसमें हमारे जो बच्चे होते हैं या फिर जो मदर होती है उनको किसी प्रकार की छोटी से छोटी चोट भी नहीं लगनी चाहिए डिलीवरी के टाइम, बच्चे और मदर को। और इसमें हमारी रीडनेस ऑफ द डील विद द कॉम्प्लिकेशंस, हेमरेज और माल प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रोलैप्स। तो इसके अंदर जो हमारी चीजें हैं कि जो हमारी नर्स होती है उसको नॉलेज होनी चाहिए कि वो सारे के सारे जितने भी जोखिम की चीजें होती है, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। हेमरेज हो रहा है यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है। माल प्रेजेंटेशन है, अगर किसी भी तरीके की दूसरी तरीके की प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन का मतलब हो जाता है कि बेबी का सर पहले दिखाई देना, पैर पहले दिखाई देना, यानी कि बेबी का जो नीचे की तरफ जो सरकना होता है वो हमारी प्रेजेंटेशन बोली जाती है। और कोल्ड प्रोलैप्स जो बच्चे के डिलीवरी के पहले अगर प्लेसेंटा का बाहर के नीचे की तरफ खिसकना होता है वो हमारी कोल्ड प्रोलैप्स बोला जाता है। ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड बी द फैमिलियर विद द इवेंट that take place during the three stage of labor to be able to cope up with the emergency that may rise। तो उन्होंने बताया कि कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स होती है उसको बिल्कुल फैमिली और अच्छे से रहना है कि वो जो इवेंट द टेक प्लेस ऑफ ड्यूरिंग थ्री स्टेज ऑफ लेबर, तो जो हमारी तीन स्टेज होती है हमारी लेबर की उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सके और पूरा का पूरा जो इमरजेंसी की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको भी अच्छी तरीके से संभालने की में सक्षम होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके का हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्स को होना चाहिए। नॉर्मल लेबर में क्या जाता है, नॉर्मल लेबर जो होते हैं हमारे अबाउट जो हमारे 95% जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल ही होती है। नॉर्मल लेबर जो हमारा नॉर्मल लेबर होता है इसका मतलब ये है कि 95% डिलीवरी जो नॉर्मल ही हुई है, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं हुई है या सी सेक्शन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी या कोई भी किसी भी तरीके की चीजें जो कट वगैरह नहीं लगाया, और नॉर्मल डिलीवरी के अंदर ही आ जाता है हमारा। ठीक है। तो ऑन एडमिशन द मदर इट गिव वार्म वेलकम। जब माँ को एडमिट किया जाता है या मदर जब आती है, प्रेग्नेंट लेडी जब आती है, तो उसको अच्छी तरीके से वार्म अप वेलकम यानी कि बहुत अच्छे तरीके से खुशी खुशी उनका वेलकम किया जाता है। नर्स शुड नेवर, और नर्स को नहीं चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए देखते हैं आगे। तो भाई नर्स को नेवर शुड फॉरगेट टू शो द प्लेजेंट ऑफ द स्माइल फेस। तो भाई नर्स को नहीं भूलना चाहिए कि उसका जो हंसता हुआ फेस है वो ही दिखाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि पेशेंट आ रहा है तो उसका हंस के स्वागत करना है और खुश होकर से बात करनी है। द गिव इमोशनल सपोर्ट टू द मदर ड्यूरिंग लेबर एंड द एसेस हर टेंशन एंड एंजाइटी। तो जब आप इमोशनली सपोर्ट करते हो ना किसी भी पेशेंट को, या जो मदर है प्रेग्नेंट, अगर आप उसको इमोशनली सपोर्ट करते हैं तो वो उसकी जो टेंशन और एंजाइटी होती है वो कहीं हद तक बहुत कम हो जाती है लेबर को लेकर के। ठीक है। और प्रीलिमिनाइज कंसिस्ट ऑफ द सेविंग द वल्वा फॉलोवर्ड बाय द एनिमा एंड द बाथ। तो इन्होंने बताया कि शुरुआत जब होती है, जब प्रारंभिक स्थिति होती है तो उसके अंदर जो वल्वा या वेजाइना का जो पार्ट होता है उसकी जो सेविंग की जाती है, यानी कि बाल वगैरह है वहां से हटाए जाते हैं। पेशेंट को जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसको अनिमा दिया जाता है और उसको स्नान कराया जाता है। तो इन्होंने बताया द अनिमा नॉट ओनली द प्रोटेक्ट ऑफ द बावल बट द स्टिमुलेट ऑफ द लेबर पेन। तो एनिमा जो दिया जाता है वो केवल हमारी जो बावल यानी कि जो इंटेस्टाइन्स होती है उसी को खाली नहीं किया जाता है, बट ये लेबर पेन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है लेबर पेन को। तो द मदर इज द एग्जाम इन द लेबर वार्ड, और मदर को एग्जामिनेशन के लिए लेबर वार्ड में लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, पल्स चेक की जाएगी और रेस्पिरेशन देखा जाएगा और जो ब्लड प्रेशर जो है वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। तो उसके सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो वहां पर जाकर किए जाएंगे। और सैंपल ऑफ द यूरिन इन एग्जाम ऑफ द एल्बुमिन और शुगर, और यूरिन का सैंपल लिया जाता है जिसमें एल्बुमिन और शुगर की जो मात्रा होती है वो चेक की जाती है। और जनरल एग्जामिनेशन में उसका हार्ट, लंग्स और जो अदर सिस्टम होता है क्विकली जल्द से जल्द जो है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा देखा जाता है। यदि लंग्स में अगर दिक्कत होगी तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हार्ट में दिक्कत है तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो सारा का सारा जो जनरल एग्जामिनेशन है वो हमारे इसके अंदर किया जाता है।
तो दिस इज द फॉलो बाय ऑफ द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से, और एब्डोमिनल यानी कि जो हमारा पेट का जो एरिया होता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी स्टार्ट किया जाता है, जिसमें देखा जाता है लाई और एटीट्यूड्स एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस की भी बच्चा जो है वो किस स्थिति में है, लाई पोजीशन में है, मतलब कि लेटा हुआ है या कोई दिक्कत है, या उसकी प्रेजेंटेशन है फीटस की वो किस तरीके से प्रेजेंटेशन इन द सेंस की बेबी का सर नीचे की तरफ है, ब्रिज एरिया नीचे की तरफ है, या शोल्डर नीचे की तरफ है तो वो एरिया, या पैर बच्चे के नीचे की तरफ है, तो प्रेजेंटेशन देखी जाएगी कि बच्चा टेढ़ा है सीधा है, किस तरीके से बच्चे की प्रेजेंटेशन होगी डिलीवरी के टाइम। ठीक है, तो इसमें जो हमारी वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है वो भी करना चाहिए, जिसमें फ्यू पॉसिबल चीजें होती हैं जो कि आपने कंप्लीट करनी है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसमें जो चीजें देखी जाती है तो उसमें एसेप्टिक प्रिकॉशंस आपने जरूर रखने, यानी कि ग्लव्स पहन के रखेंगे। एसेप्टिक का मतलब हो जाता है किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचने के लिए जो मेथड किए जाते हैं, तो वो हमारे एसेप्टिक टेक्निक के अंदर आ जाते हैं, तो वो आपने बिल्कुल ध्यान रखने, ग्लव्स पहने बगैर आपने किसी भी पार्ट को नहीं छूना है। तो आपने किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने के लिए सेप्टिक प्रिकॉशंस जो है वो जरूर लेने हैं, और ये पर्पज होता है हमारा, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन से जो लेबर है डिवाइड इनटू 3 स्टेज, तो हमारी ये सारी की सारी जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसको 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया। तो देखते हैं हमारे 3 स्टेज में कौन कौन से प्रोसेस कंप्लीट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी हम जानेंगे इसके अंदर फर्स्ट स्टेज, तो समझेंगे कि ये फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सा टाइमिंग जो है वो इंक्लूड होती है। हमारी फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रथम चरण जो होता है वो कब से कब तक होता है, तो इन्होंने बताया जो फर्स्ट स्टेज में हमारी होती है, तो फर्स्ट स्टेज जो होती है लेबर की वो हमारी एक्सटेंड होती है लेबर पेन, यानी कि फर्स्ट स्टेज जब होती है तो लेबर पेन जो है एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी कि लेबर पेन जो है वो ज्यादा हमारे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और लेबर पेन जब होते हैं तो फुल डायलेशन होता है हमारा सर्वेक्स का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जब हमारे सर्वेक्स का फुल डायलेशन होता है, यानी कि फैल जाता है पूरा का पूरा मुंह जो खुलता है यूट्रस का, तो वो हमारे लेबर पेन की स्टार्ट होती है, वो पहली स्टेज होती है। तो इसमें क्या होता है, लेबर जो है वो इंडिकेट करते हैं सारे के सारे अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द ब्लड स्ट्रेन म्यूकस ऑफ द वजाइना। तो इसमें अपीयरेंस में क्या आता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी में, यानी कि थोड़े से हिस्से में ब्लड में म्यूक्स जो म्यूकस वगैरह होता है वो मिक्स होकर के वेजाइना के जरिए डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये अपीयरेंस में आ सकता है स्टार्टिंग में, जब जो हमारे सर्वेक्स होती है, यानी कि जो यूट्रस का जब मुंह खुलता है तो सर्वेक्स डायलेशन हम उसको बोलते हैं, तो जब वो खुलता है तो उसमें से हल्का फुल्का ब्लड थोड़ी सी क्वांटिटी में और म्यूकस मिक्स जो ब्लड होता है वो वेजाइना से आ सकता है। पेनफुल हेमेटिक यूट्राइन कंट्रक्शन हो सकते हैं, तो वही जो यूट्रस के अंदर जो कंट्रक्शन होंगे, जो संकुचन होंगे, वो हमारे पेनफुल हो सकते हैं, रिदम से आएंगे, जैसे पेन आ गया फिर बंद हो गए, पेन आ गया फिर बंद होंगे, तो ये हाइमेटिक बोले जाते हैं हमारे। तो विच लास्ट ऑफ द फ्यू सेकंड अप टू 60 सेकंड ऑफ द लेबर प्रोग्रेस, तो ये जो हमारे जैसे जैसे लेबर स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेकंड स्टेज तक ये 60 सेकंड तक जो है जो हमारे चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें बैक हैथ यानी कि कमर में दर्द होना, और जो हमारा इम्यूनिटी फ्लूइड होता है उसको लीक होना। ठीक है, लिक्योर इम्यूनी लीकिंग, तो हमारा इम्यूनिटी फ्लूइड होता है वो भी लीक हो जाता है इसमें, और इन द यानी कि सफेद पानी आना जिसको बोलते हैं। इन द केस ऑफ द प्रीमी, और ये जो है पहली बार जो माँ बनती है उस केस में फर्स्ट स्टेज जो होती है वो हमारी 12 से 16 घंटे की होती है, और जो मल्टी पैरा होती है जो कई बार माँ बन चुकी है उसमें 6 से 8 घंटे की होती है। ठीक है, तो रिलीफ ऑफ पेन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द मैटरनल एंड फीटल डिस्ट्रेस आर द चीफ एम ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज। तो वही इसमें जो मदर होती है उसमें दर्द से आराम की रोकथाम करने के लिए, माँ को और फीटल को स्ट्रेस से बचाने के लिए चीफ मतलब किसी से बड़ा उद्देश्य हमारा क्या होता है कि माँ और बच्चे को पेन से भी बचाएं और स्ट्रेस से भी बचाएं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज का हमारा यही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, और फर्स्ट स्टेज में जो एडवांस जो हमारा किया जाता है इसमें क्या होता है कि मदर गिव्स एनालाइजिक, अगर माँ को बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं पेन से रिलीफ कराने के लिए, डिस्कम्फर्ट से बचाने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों से प्रिवेंट करने के लिए मदर को क्या दिया जाता है, एनालाइजिक दे दिए जाते हैं। एनालाइजिक में हमारे जो पेन किलर होते हैं हल्के फुल्के वो दे दिए जाते हैं, जैसे कि पैथाडाइन दी जाती है, तो पैथाडाइन जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे दिए जाते हैं, और इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन भी दिए जाते हैं जो कि हमारा 100 mg डोज होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो ड्रग्स होते हैं मदर को जो बॉडी में जो कमर में दर्द होता है या बॉडी में दूसरा पेन होता है उसके लिए दिए जाते हैं। द मदर ऑफ इंक्रीज टू टेक फ्लूइड ऑफ द प्रिवेंट ऑफ डिहाइड्रेशन लेटर स्टेज, और अगर नेक्स्ट चरण जो होता है हमारा यानी कि नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें अगर मदर को डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी होगी, तो उसे ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड दिया जाए ताकि डिहाइड्रेशन को रोका जा सके लेटर स्टेज में, अगली स्टेज के अंदर। इफ द फर्स्ट स्टेज इज प्रोलॉन्ग्ड, और अगर पहली स्टेज बहुत ज्यादा लंबी चलती है, यानी कि जो कंट्रक्शन है बहुत ज्यादा लंबे चलते हैं, यानी कि सर्विक्स डायलेशन होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसमें क्या दिया जाता है, इसमें आईवी फ्लूइड दिया जाता है, ग्लूकोज जो होता है वो आईवी दिया जाता है हमारा, जो कि प्रिवेंट करता है मैटरनल जो माँ होती है उसके डिस्ट्रेस को, उसके स्ट्रेस को और उसकी जो परेशानी होती है उसको कम करने के लिए जो है ग्लूकोज दिया जाता है आईवी, अगर पहली स्टेज के अंदर प्रॉब्लम आती है तो लंबी चलती है तो। और फीटल हार्ट साउंड जो है उसकी जो रेंज होती है वो 120 से 140 होती है हमारी हार्ट बीट जो होती है बेबी की, और पर मिनट। और इसमें जो अर्ली साइन अगर हम देखेंगे, अगर हमें देखना है तो फीटल डिस्ट्रेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है या फिर डिस्क्रीज होगा, या तो 20 है जैसे 120 है तो 120 से ज्यादा हो जाएगी, 120 से कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हार्ट बीट कम या ज्यादा हो जाती है तो हम समझ लेते हैं कि बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर परेशानी में है, इसको फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चा जब अंदर परेशानी में होता है, उसे कोई दिक्कत होती है तो उसकी जो हार्ट बीट है वो कम ज्यादा हो जाती है, और माइनर अगर नॉर्मल है तो 120 से 140 के बीच में हार्ट बीट जो है बेबी की रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम,
तो नेक्स्ट हमारे इसमें डेंजर साइन आ जाते हैं। डेंजर साइन यानी कि खतरनाक साइन हमारे कौन से होते हैं? रिक्वायर ऑफ द रेफरल ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज। तो भी फर्स्ट स्टेज के दौरान हमारे जो ऐसे होते हैं जिनको रेफर करने की जरूरत हमें पड़ जाती है, रिक्वायरमेंट होती है कि जिनको रेफर कर दिया जाए, तो वो डेंजर साइन कौन से होते हैं? ऐसे खतरे के साइन जिसमें आपको जो है पेशेंट को अपने पास नहीं रखना है, डॉक्टर को बुलाना है या फिर कहीं जो है अच्छे से इसको ट्रीट कराना है चीज को। तो ठीक है, इसमें आगे हमारा आ जाता है रेगुलर जो पेरेंटल जो हमारी केयर होती है, इसमें वुमेन जो है ओकेजनली डेवलपमेंट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज विच द रिक्वायरी ऑफ द प्रोमोट रेफरल्स। तो ये कई बार क्या होता है, जो रेगुलर पेरेंटल केयर के बाद भी किसी भी औरत को कभी कभी समस्या जो है वो हो जाती है, डेवलप हो जाती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी विकार, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो वो जो है कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी स्टेज के कौन कौन सी प्रॉब्लम के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है जिसमें रेफरल किया जाता है। तो कुछ चीजें होती है जैसे कि सीवियर ब्लीडिंग, अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज है यानी कि जो डिलीवरी के टाइम अगर उससे बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ब्लीडिंग हो गई है, तो आप उसके क्या करोगे, रेफरल सिस्टम के दौरान उसको या डॉक्टर को बुलाओगे, मतलब जो भी आप संभव है वो कर सकते हैं। लेकिन ये साइन है डेंजर, या खतरे के साइन है, माँ और बच्चे को खतरा होता है इन सभी चीजों से। कॉर्ड प्रोलैप्स यानी कि जो प्लेसेंटा है उसका बाहर खिसक जाना, ठीक है। साइन ऑफ टॉक्सिमा, किसी प्रकार के इन्फेक्शन का खतरा होना या साइन या लक्षण दिखाना। माल प्रेजेंटेशन, बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं होना चाहिए। सबसे सही प्रेजेंटेशन कौन सी होती है कि बेबी का हेड आए, ठीक है। और अगर बेबी का शोल्डर आ जाता है, ब्रिच आ जाता है या फिर हिप का एरिया आएगा, क्योंकि बच्चे की जो लेग होती है वो ऊपर की साइड मुड़ी हुई होती है। तो इसमें जो माल प्रेजेंटेशन होती है, जो हेड का जो एरिया, हेड का जो प्रेजेंटेशन होती है उसको छोड़ करके बाकी जो प्रेजेंटेशन होती है मॉल प्रेजेंटेशन के अंदर ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है मिकोनियम से स्ट्रेंड वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर वेजाइना के जरिए मिकोनियम का स्त्राव ज्यादा हो रहा है, मिकोनियम होता है बच्चे का पहला मल, ठीक है। वेजाइना के जरिए अगर मिकोनियम बच्चे का पहला मल अगर आ रहा है तो ये भी हमारे खतरे के साइन होते हैं। और नॉन एंगेजमेंट ऑफ हेड इन द ट्रीमी, तो इसमें जो है जो पहली बार जो माँ बन रही है तो उसकी हेड की प्रेजेंटेशन अगर नहीं हो रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि भाई बच्चे को किस तरीके से डिलीवरी कराई जाए। और पहली बार माँ वैसे बन रही है तो उसे और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो मॉल प्रेजेंटेशन के अंदर ही अगर आ जाता है तो ये भी हमारे खतरे के साइन होते हैं। और एब्डोमिनल ग्रिथ अगर 1 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो भी हमें दिक्कत आती है डिलीवरी कराने में, माँ और बच्चे को भी। और फीटल डिस्ट्रेस, बेबी अगर जो है दिक्कत में है, अंदर बेबी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और नेक्स्ट हमारा राइज पल्स रेट ऑफ द वुमेन, अगर 90 पर मिनट से ज्यादा या 90 पर मिनट तक हमारी वुमेन्स की पल्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मली तो हमारी 70 होती है, तो उससे ज्यादा पल्स जो है वुमेन्स की बढ़ जाती है, तो ये भी हमारा खतरे के अंदर आता है। प्रोलॉन्ग लेबर यानी कि बहुत लंबे समय तक जो लेबर जो चलने वाला होता है वो हमारा या तो 24 घंटे का होता है, जो पहली बार माँ बनती है वो 24 घंटे का जो है लेबर प्रोसेस उसका चल सकता है, और जो दूसरी बार माँ बन रही है वो 12 घंटे का चलता है। ये लॉन्ग से लॉन्ग है, अगर इससे ज्यादा अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेफरल कर दिया जाएगा या सी सेक्शन की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं डेंजर साइन होते हैं, इसमें आपको रेफर कर देना, यानी कि सीएचसी पीएचसी अगर होम डिलीवरी आप करा रहे हैं घर के अंदर तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे अगर सिम्टम दिखाई देते तो आपने हॉस्पिटल में रेफर कर देना है महिला को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज जो हमारी होती है उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, तो सेकंड स्टेज के अंदर सेकंड स्टेज जो होती है वो कॉमन विद फुल डायलेशन हो जाता है सर्वेक्स का, ठीक है। तो सर्वेक्स का फुल डायलेशन होने का मतलब हो जाता है कि जो हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि बच्चादानी का पूर्ण रूप से मुंह खुल जाना, तो वो हमारी सर्वेक्स होती है जो खुलती है, उसका सर्वेक्स का डायलेशन हो जाएगा और रैप्चर हो जाएगी मेम्ब्रेन्स, तो मेम्ब्रेन जो है वो फट जाएगी। तो इसमें टेक प्लेस ऑफ द ईयरलियर, और ये से पहले भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेकंड स्टेज में हो, ये कभी कभी ये चांस जो मेम्ब्रेन फटने का जो चांस है ना पहले स्टेज में भी हो जाता है। तो इसमें एंड विद द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, और ये जो बेबी का जो जन्म होता है उसके साथ ये स्टेज हमारी खत्म होती है, ठीक है। बेबी का जन्म होने के बाद हमारी सेकंड स्टेज खत्म हो जाती है। इन द केस ऑफ प्रीमी, और जो पहली बार जो माँ बनती है उसमें जो स्टेज होती है उसमें 1 से 2 घंटा लग जाता है, और जो मल्टी जो होती है यानी कि कई बार जो माँ बन चुकी होती है उसमें मोर देन यानी कि आधे घंटे से भी कम का समय इसके अंदर लगता है, यानी कि आधा घंटा भी नहीं लगता है। तो ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज जो वही हमारी सेकंड स्टेज जो हमारी चलती है, तो मदर जो है बिकम पैनिकली, तो इसके अंदर क्या होती है, मदर जो है बहुत पैनिक हो जाती है, यानी कि डर जाती है मदर इस स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज जो होती है। तो सी शाउटेड एंड द स्क्रीम, वो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होता है उस टाइम और डर हो जाता है उसे। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द नर्स इन कीप इट अप ऑफ द मोरल एंड मदर बाय द गिविंग ऑफ द इमोशनल सपोर्ट। तो नर्स का क्या काम होता है यहाँ पे, नर्स की फुल ड्यूटी होती है कि भाई वो मदर को जो मोरल सपोर्ट करे, उसका जो भावनाओं का सम्मान करे, उसको सारी की सारी चीजें जो स्पोर्ट है फिजिकली या मेंटली स्पोर्ट उसको करे, उसकी भावनाओं का सम्मान करे। तो फीटल हर्ट साउंड शुड बी दैट एवरी 5 मिनट, और जो फीटल हर्ट साउंड जो होती है वो हर 5 मिनट में हमने क्या करनी है, एक्सक्लूडेड यानी कि कैलकुलेट करते रहना है हर 5 मिनट के अंदर कि फीटस जो पेट में जो बच्चा है वो सुरक्षित तो है और स्ट्रेस में तो नहीं है। इफ द फीटल हार्ट रेट ऑफ द 160 एंड लेस देन 100 ऑफ द इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस, और अगर फीटल हार्ट जब हम सुनते हैं अगर वो 160 है और 160 या 100 से कम है तो 160 क्या हो जाएगा, 160 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 140 होती है, और 100 से कम यानी कि हमारी जो बिल्कुल ही 120 होती है, तो उससे 100 पर अगर आ जाती है तो ये फीटल डिस्ट्रेस दिखाता है कि बच्चे की जो हार्ट साउंड है वो हमारी अब नॉर्मल हो गई है, तो ये फीटल डिस्ट्रेस को दर्शाती है। तो शुड बी
शुड बी ऑफ ऑफ द नोटिस ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, और तुरंत आप मेडिकल ऑफिसर को ये चीज बताएंगे कि भी फीटस जो है डिस्ट्रेस में है, तो डिलीवरी इतनी लेट हो रहा है, तो वो सारे के सारे जो है डिसीजन अपना लेंगे और देखेंगे कि भी डिलीवरी जो है किस तरीके से करानी है। और कॉमन हैजर्ड जो होते हैं हमारे डिलीवरी के टाइम, जो कॉमन हानियां जो हो सकती हैं सेकंड स्टेज में क्या हो सकती हैं, जैसे कि हमारा सर्विकल यानी कि जो सर्वेक्स का जो एरिया होता है, वेजाइनल पेरिनल टीयर्स हो सकता है, यानी कि वेजाइनल का जो एरिया होता है, या पेरिनियल्स यानी कि नीचे का जो पार्ट होता है उसमें टीयर यानी कि फटना वगैरह हो जाता है, रेप्चर हो जाती है यूट्राइन्स हमारी, ठीक है। मेम्ब्रेन वगैरह तो रप्चर होती है, वो तो एक नॉर्मल कंडीशन होती है। यूट्रस के अंदर भी रप्चर हो जाता है, यूट्रस का फटना भी हो जाता है, और बच्चे को बर्थ के टाइम बच्चे को भी चोट लग सकती है, फीटस को भी किसी प्रकार की चोट लग सकती है। और इन ऑलमोस्ट ऑल प्रेमी और ऑलमोस्ट जो हमारी पहली बार जो माँ बनती है उनके अंदर क्या प्रोसेस किया जाता है, इन सभी चोटों से बचाने के लिए क्या प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो वही इसमें जो पहली बार जो माँ बनती हैं उनके अंदर हम कौन से स्टेप उठाते हैं, तो पहली बार जो माँ बनती है एपिजियोटोमी। तो भैया एपिजियोटोमी जो है वो हमारा एक इस तरीके का प्रोसेस होता है कि वजाइना जो है ज्यादा ना खुले, बेबी का हेड जो है वो सुरक्षित बाहर निकले, तो इसकी वजह से वहां पर वजाइना में कट लगा दिया जाता है नीचे वाले पार्ट तक, ठीक है। तो वो कट इसीलिए लगाया जाता है ताकि बेबी का बर्थ जो है वो आसानी से हो सके। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है, हेड बिगिंस ऑफ द स्टेट ऑफ पेरिनियम, जो पेरिनियम और जो हेड हेड के कारण जो पेरिनियम बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, एपिजियोटोमी की रिक्वायर पड़ती है, बहुत ज्यादा खिंचाव होता है। तो व्हेन द पैरेटल ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टेट ऑफ वल्वा द हेड ऑफ सेट ऑफ द क्राउन्स, तो इसमें क्या हो जाता है, जब हमारा जो पूरा का पूरा जो डायमीटर होता है वल्वा का, वेजाइनल ट्रैक्ट का जो हमारा डायमीटर होता है वो जो से ज्यादा स्ट्रेच होता है, तो इसको प्रोसेस हमारा किया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, क्राउन यानी कि प्रजनन जो प्रोसेस है वो इसको बोला जाता है। और हेड इज केप्ट फिक्स्ड ड्यूरिंग इच द कंट्रक्शन से, तो हेड जो होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे कंट्रक्शन से होते हैं, जैसे जैसे कंट्रक्शन बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमारा जो हेड जो होता है वो हमारा आगे की तरफ आता है। ऑब्जेक्ट इज अलाउ द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द स्ट्रेच ऑफ वल्वा ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द हेड। तो इसमें जो ये प्रोसेस जो किया जाता है ना, जब हेड जो है वो फिक्स हो जाता है, तो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, जब हमारे कंट्रैक्शन आते हैं तो वो जो सर आगे की तरफ नहीं सरकता है, क्योंकि जो एरिया है वो बहुत कम पड़ गया है, वेजाइना का जो ओपनिंग एरिया है वो हमारा बहुत कम है, तो हेड वहां पर फिक्स हो जाता है, फंस जाता है। तो इसमें अलाउ होता है कि थोड़ा सा डायमीटर जो है वो हमारा स्ट्रेच होता है, तो वल्वा ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ हेड, ठीक है। तो जो वल्वा एरिया होता है, वल्वा एरिया जो स्ट्रेचिंग जो है उसके अंदर यानी कि खिंचाव जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, उसको मतलब कि हेड जो होता है जैसे जैसे बाहर आएगा तो हेड के जरिए वैसे वैसे वल्वा जो है वो स्ट्रेच होता चला जाता है। इफ द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द लूजली ऑफ द इनक्रीटिंग ऑफ ए नेक, तो अगर जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है अगर वो ढीले ढाले तरीके से नेक से लिपटी हुई है, ठीक है, अनक्रिकलिंग जो हमारी नेक से अगर लिपटी हुई है, तो इट शुड बी द स्प्लिट ओवर द हेड, तो उसे गले से निकाल देना चाहिए, ओवर द शोल्डर, शोल्डर के ऊपर से गले से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। इफ द टाइट, और अगर वो बहुत ज्यादा टाइट तरीके से गले में लिपटी हुई है तो कोड का क्या करना है, कोड टू बी क्लैम्प्ड एंड कट, तो क्या करना है आपने कोड को कट कर देना है, और जो क्लैम्प होती है जो उससे लगा देना है, तो चटनी जैसी टाइप की होती है, तो उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, तो ब्लड नहीं रुक जाएगा, तो कोड को कट करना है और क्लैम्प कर देना है। व्हेन द हेड कम आउट, और जैसे ही सर बाहर आ जाता है तो बच्चे का क्या करना है, उसके नॉस्ट्रिल शुड बी द क्लियर्ड ऑफ म्यूकस एंड द आईज ऑफ शॉवर, तो इसमें जैसे ही बच्चे का हेड बाहर आता है और बच्चा बाहर आता है तो उसकी नाक वगैरह के अंदर जो म्यूकस होता है वो साफ कर देना चाहिए, नाक पकड़ करके थोड़ा सा हल्का सा नाक पकड़ेंगे तो उसके अंदर जो म्यूकस होता है बाहर निकल आता है, क्योंकि बच्चे को सांस लेना होता है, क्योंकि लंग्स एक्सपेंड होते हैं बच्चे के, तो म्यूकस वगैरह जो क्लियर हो जाएगा, बच्चे की आईज वगैरह है वो भी स्वैब से यानी कि कॉटन वगैरह से साफ कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेज में होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स डायलेशन से लेकर के बेबी के जन्म तक का जो हमारा पार्ट होता है वो सेकंड स्टेज के अंदर आता है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में हम देखेंगे हमारी कौन सी चीजें हैं, तो थर्ड स्टेज के अंदर आ जाती है। थर्ड स्टेज हमारी शुरू होती है बेबी के बर्थ से, तो बेबी का जब जन्म हो जाता है तो थर्ड स्टेज हमारी स्टार्ट होती है और एंड होती है एफ्लुएंस ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, और जिस तरीके से हमारी जो प्लेसेंटा मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर निकल आती है बेबी के जन्म के बाद, जो प्लेसेंटा को निकालने का जो प्रोसेस होता है वो थर्ड स्टेज के अंदर हमारा आ जाता है, ठीक है। इट इज नाउ रूटीन टू गिव 0.25 mg एर्गोमेटेरियम से इंट्रामस्कुलर इमीडिएटली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो इसमें जो ये रूटीन होती है यानी कि ये प्रोसेस के अंदर शामिल होता है कि जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो उसके तुरंत बाद ही 0.5 mg जो है एग्रोमेटेरियम नाम का जो हमारा इंजेक्शन होता है वो इंट्रामस्कुलर यानी कि मांसपेशियों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा वैसे ही ये हमारा इंजेक्शन जो मदर को दिया जाता है 0.25 mg में, ठीक है। इन ए मिनट और टू द प्लेसेंटा सेपरेटेड विद द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक या 2 मिनट के अंदर ही प्लेसेंटा जो है वो पहला जो स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन आता है, पहला जो पेन आता है उसी में प्लेसेंटा जो है वो अलग हो जाती है, ठीक है। देन द प्लेसेंटा, और अगर प्लेसेंटा सेपरेटेड देयर द गुड्स ऑफ ब्लीडिंग अबाउट द कप फुल ऑफ 220 ml, तो जैसे ही प्लेसेंटा अलग होती है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ब्लड आता है, जैसे कि 240 ml, एक कप जितना सा ब्लड जो है वो उसके अंदर आता है,
ठीक है। एंड लेंथनिंग ऑफ द कोर्ड्स, और जो हमारी अम्बिलिकल कोर्ड होती है उसकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। और उसमें क्या हो जाता है, फिर जो प्लेसेंटा होती है उसको बाहर निकलिए, तो अम्बिलिकल थी जो बाहर आई हुई है, प्लेसेंटा अभी अंदर ही है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मसाज की जाएगी डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ, और बैकवर्ड्स यानी कि एक्सपेल ऑफ द प्लेसेंटा को मसाज किया जाता है, तब उसको बाहर निकाला जाता है। द प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन से आर एग्जामिन टू द एक्सक्रीटन्स ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ए कंप्लीट। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स जो है उसका एग्जामिनेशन भी किया जाता है और कंप्लीटली उसको बाहर निकाला जाता है। और वल्वा एंड देन वॉश ऑफ द सेल्स, तो जब मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा पूरी की पूरी बाहर आ जाती है तो फिर वल्वा क्या होता है, वेजाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसको अच्छी तरीके से वॉश कर दिया जाता है स्वेब के द्वारा। और इसमें क्या हो जाता है, एपिजियोटोमी इन सेक्शंस टीयर्स एंड द फ्यूचर्स। तो इसमें बताया है कि अगर एपिजियोटोमी में क्या बताया है, ये एक इंसेशन होता है एक तरीके का, यानी कि कट लगाया जाता है वहां पर। बेबी के हेड अगर नहीं निकल रहा है और बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है तो वहां पर कट लगा दिया जाता है। तो जब आप वेजाइना को बिल्कुल साफ करोगे स्वेब के साथ, साफ करने के बाद ही आपने क्या करना है, एपिजियोटोमी इंसेक्शन कराना है, यानी कि वहां पर जो कट लगाया हुआ है वहां पर अच्छे तरीके से टांके वगैरह लगाने हैं। ठीक है, तो मदर गिव द एबनॉर्मल से ऑफ द बाइंडर, और मदर का जो एब्डोमिनल्स होता है उसे पट्टी के द्वारा बांध दिया जाता है। और पल्स और ब्लड प्रेशर आर द रिकॉर्डेड, और मदर का जो पल्स रेट है और बीपी वगैरह है और पल्स वगैरह है वो हर 2 घंटे में, हर आधे घंटे में आपने चेक करते रहना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है थर्ड स्टेज के अंदर, क्योंकि ब्लीडिंग चल रही होती है तो इसमें बीपी चेक करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। तो अभी नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाती है डोमिसिलरी मिडवाइफरी। तो डोमिसिलरी जो हमारी मिडवाइफरी होती है यानी कि घरेलू जो मिडवाइफ होती है, तो इसमें हमारी घर की दे रखी है कि भाई होम कॉन्फिनेंट जो हमारी दी जाती है, कंफाइनमेंट जो घर का होता है उसमें क्या हो जाता है, यानी कि जो मदर होती है विद द नॉर्मल ऑब्स्टेकल हिस्ट्री, अगर कोई माँ है और उसकी नॉर्मल है सारी की सारी हिस्ट्री, किसी प्रकार की दिक्कत उसको नहीं है तो उसको अलाउड कर दिया जाता है। ठीक है, कंफाइनमेंट दे दिया जाता है कि वो घर पर डिलीवरी करा सकती है। प्रोवाइड द होम इन्वायरमेंट ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री, और वो घर के इन्वायरमेंट जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है जो कि सेफ होता है। द रूल ऑफ सेकंड एंड थर्ड कंफाइनमेंट कैन टेक प्लेस होम एक्सेप्ट टू द हाई रिस्क केस, और जो हाई रिस्क वाले जो केस होते हैं उनको छोड़कर दूसरे और तीसरी जो हमारी डिलीवरी के लिए जो होती है वो हमारी घर पर डिलीवरी कराई जा सकती है, यानी कि जो बिल्कुल हाई रिस्क केस होते हैं उनको छोड़कर बाकी सबकी डिलीवरी जो घर पे कराई जा सकती है एट होम। आगे देखते हैं कि जो घर पे जो है डिलीवरी कौन कराता है। तो भाई घर पे जो डिलीवरी कंडक्ट कराई जाती है वो डिलीवरी कंडक्ट कराई जाती है हमारी एएनएम ट्रेंड दाई और हेल्थ वर्कर फीमेल्स के द्वारा। तो ये तो पता ही होगा भी, ट्रेंड दाई होती है और एएनएम जो होती है और हेल्थ वर्कर हमारे होते हैं जो फीमेल्स, उनके द्वारा डिलीवरी कंडक्ट कराई जाती है। डोमिसिलरी जो मिडवाइफरी हैज द बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो वही जो हमारी घर में कराई जाने वाली जो डिलीवरी होती है ना, उसके कुछ फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फायदे देखते हैं क्या क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि मदर डिलीवरीज इन द फैमिलियर सराउंडिंग ऑफ हर होम एंड दिस मे tend to remove the fear of associate with the delivery in a hospital। तो भाई सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि फायदा ये होता है कि माँ जो है वो डिलीवरी कराती है तो उसके चारों तरफ उसके घर में जब वो रहती है तो फैमिली यानी कि पारिवारिक माहौल वहां पर होता है। ठीक है, तो उसका जो डर होता है हॉस्पिटल को लेकर के, डिलीवरी हॉस्पिटल में होने को लेकर के जो उसका डर होता है वो खत्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फायदा क्या होता है, इन वेल केप्ट होम्स, जो बिल्कुल साफ सुथरे घर होते हैं। चांस फॉर द क्रॉस इन्फेक्शन में भी द फ्यूअर देन इन द नेसेसरी ऑफ हॉस्पिटल। तो भाई इसमें जो साफ सुथरे घर होते हैं ना बहुत ही ज्यादा कम चांस होते हैं क्रॉस इन्फेक्शन होने के। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं हॉस्पिटल और जो हमारी नर्सरी होती है उनसे कम चांसेस होते हैं घर में इन्फेक्शन होने के, बट घर साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है द मदर इज एबल टू केप ऑफ द आईज अदर चिल्ड्रन एंड डोमेस्टिक ऑफ अफेयर इन मे बी द काइंड ऑफ द एज हर मेंटल टेंशन। तो इसमें मदर जो है वो जो दूसरे उनके बच्चे होते हैं उन पर भी आइज रख सकती है, यानी उनको भी देख सकती है, और डोमेस्टिक जो उनके घरेलू जो काम होते हैं वो भी अपने कर सकती है जिससे कि उसकी मेंटल टेंशन कम हो सकती है। ठीक है, और डिसएडवांटेज इसके अंदर क्या होते हैं, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। नुकसान ये हो सकते हैं कि द होम में बी द फार फ्रॉम मेडिकल अटेंशन। तो भाई जो मेडिकल केयर जो हमारी होती है उनसे दूर होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह भी अवेलेबल नहीं होती है अगर पेशेंट को दिक्कत हो जाती है तो। और रूम जो है वो मे बी स्मॉल एंड द लाइट पुअर, और घर या कमरा जो है बिल्कुल छोटा हो सकता है, या फिर लाइट की समस्या हो सकती है ताकि अच्छे से दिखाई ना दे, किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। मे बी डिफिकल्टी टू कीप फैमिली मेंबर हु मैनी हैव इन्फेक्शन डिजीज, और हो सकता है घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो जिसे किसी प्रकार की इन्फेक्टेड बीमारी हो जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, तो उसमें माँ और बच्चे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाएगा। ठीक है, उनसे दूर रखना भी मुश्किल हो जाता है। अवे फ्रॉम द न्यूली डिलीवर्ड मदर एंड बेबी। तो जो न्यूली मदर और मतलब कि उसी टाइम जो माँ बनती है और जो बच्चा होता है शिशु होता है उसको बीमारी बहुत जल्दी जो है पकड़ेगी, और उससे उसको दूर भी नहीं रखा जा सकता है। तो ये समस्या हो जाती है घर पर डिलीवरी कराने में। अब हॉस्पिटल कंफाइनमेंट के अंदर क्या हो जाता है, इन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूशनल से जो हमारी केयर होती है ना वो रेकमेंडेड फॉर द ऑल हाई रिस्क केस। तो भाई इसमें जो इंस्टीट्यूशन के अंदर कराई जाने वाली जो हमारे जितने भी केस होते हैं वो सारे के सारे हाई रिस्क केस होते हैं जिनको जरूरत होती है इंस्टीट्यूशन के अंदर डिलीवरी कराने की। और करंट जो हमारी
ट्रेंड जो हमारा चल रहा है वो हॉस्पिटल कन्फाइनमेंट का ही चल रहा है, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने का ही चल रहा है, क्योंकि जो मॉडर्न मदर है ना, जो आजकल की जो वर्तमान काल की जो माताएं हैं, वो विश्वास करते हैं हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने की, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो सेफ प्लेस है वो हमारा हॉस्पिटल है बच्चे का जन्म कराने के लिए। ठीक है, तो वो बच्चे के जन्म के लिए सेफ प्लेस माना जाता है कि बच्चे को वहां जन्म कराओ, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसमें तुरंत जो है मेडिकल केयर मिल सके, और डॉक्टर जो होते हैं वहां पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हॉस्पिटल कन्फाइनमेंट जो होता है वो हमारा तय किया जाता है। तो ये जो होता है इसमें हमने सारी की सारी लेबर स्टेज और सारी की सारी डिलीवरी के बारे में सारी की सारी जानकारी हमने ली है। तो ये वीडियो, ये टॉपिक होता है यहीं पर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।